हेलो एवरीवन। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट अनाउंस कर दिया है और बजट में जो अनाउंसमेंट किया गया है उसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से बढ़ा के अभी 12.5% कर दिया है और एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो अराउंड 1.25 लाख रुपीस पर ईयर है। और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है। यानी अगर आपने किसी स्टॉक को खरीदा और उसको एक साल के अंदर ही बेचा तो वहां पर जो भी आपको प्रॉफिट्स होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर आएंगे, जिसके ऊपर अभी आपको 20% का टैक्स पे करना होगा, जो पहले 15% था। लेकिन वही अगर आपने एक शेयर खरीदा और उसको आपने एक साल तक होल्ड किया और एक साल के बाद बेचा तो वहां पर जो भी आपको प्रॉफिट्स होगा वो आएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो भी आप अप टू 1.25 लाख रुपीस पर ईयर कमाएंगे वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। उसके ऊपर अभी आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, जो पहले 10% था। और ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना पसंद आया, कितना नहीं आया, कौन सेलिब्रेट कर रहे थे, कौन रो रहे थे, इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये देखिए टेलीग्राम पोस्ट देख लीजिए, जिसको हमने ये न्यूज आने के इमीडिएट बाद ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। और यहाँ पर लाइक्स और डिसलाइक का रेशियो ही देख के आप अंदाजा लगा लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कितना पसंद आया है। और सिर्फ यही नहीं, जो एसटीटी है यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस के लिए पहले ये 0.062% था, जिसको अभी बढ़ा के 0.1% कर दिया गया है। और फ्यूचर्स के लिए पहले ये 0.0125% था, जिसको अभी बढ़ा के 0.02% कर दिया गया है। और ये टैक्स इफेक्टिव होगा अक्टूबर 1 से। और अभी स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, स्टॉक मार्केट गेन्स के ऊपर जो भी टैक्स बढ़ाए गए हैं उसके रिलेटेड ज़रोदा के फाउंडर नितिन कामत भी एक ट्वीट लिखते हैं। और उस ट्वीट में वो ये बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन अभी मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है उसको कूल डाउन करना था, या मार्केट में जो एक्टिविटी हो रहा है उसको रिड्यूस करना था, तो अभी जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है ये ट्रिक काम कर सकता है, ऐसा वो ट्वीट करते हैं। और ये पूरा ट्वीट भी आप जाके पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्वीट है। यानी यहाँ पर वो ये हिंट कर रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है उसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी रिड्यूस हो सकता है, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रिड्यूस हो सकता है और मार्केट में अभी जो वॉल्यूम्स है वो कम हो सकते हैं। और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के वॉल्यूम्स कितने कम होंगे आई डोंट नो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को इससे फर्क जरूर पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है इंस्टीट्यूशंस का जो पार्टिसिपेशन है या इंस्टीट्यूशंस का जो वॉल्यूम्स है वो मार्केट में थोड़ा कम हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्या अभी टैक्स बढ़ने की वजह से आपका पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी आप करेंगे उसको आप कमेंट्स में बताइए। और अभी अगर मार्केट में एक्टिविटी कम होगा, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम होगा, वॉल्यूम्स कम होंगे, तो इसका इंपैक्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। और वो सेक्टर है स्टॉक ब्रोकर और एक्सचेंजेस का। क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस पैसे कैसे कमाते हैं, मार्केट में अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है, ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, तो उनका सेल्स भी बढ़ता है और उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं। तो अभी इस सिनेरियो में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि अभी वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, मार्केट में एक्टिविटी कम हो सकता है। तो इसकी वजह से जो एंजल वन जैसे कंपनीज है, मोतीलाल ओसवाल है, बीएससी है, 5 पैसा है, इन कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में आने वाले टाइम में इंपैक्ट पड़ सकता है इफ अगर मार्केट में एक्टिविटी कम होता है, वॉल्यूम्स कम होते हैं या पार्टिसिपेशन कम होता है। तो इसलिए अभी बजट में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इन कंपनीज के लिए ये एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। और उसके बाद इस बजट में बायबैक के रिलेटेड भी एक अनाउंसमेंट किया गया है, जहां पर बायबैक में ये बताया जाता है कि अभी कंपनीज को बायबैक के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि बायबैक में जो इन्वेस्टर्स पैसे कमाते हैं शेयर्स बेच के, उनको टैक्स पे करना होगा। और ये कैसे काम करता है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर कोई इन्वेस्टर है जो कंपनी ए में 100 शेयर्स 100 रुपए पे खरीदता है, और अभी कंपनी ए क्या करता है कुछ दिनों बाद, और वो ये बताता है कि हम 150 रुपीज पर शेयर पे शेयर्स को बायबैक करने वाले हैं। तो पहले क्या होता था, जो भी बायबैक का अमाउंट है उसके ऊपर इनकम टैक्स कंपनी ए को पे करना पड़ता था। और जिस इन्वेस्टर ने अपने 100 शेयर्स बेचा है और उसके बदले उसे 15,000 रुपए मिले हैं, उसको किसी भी तरीके का डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करना होता था। और अभी जो बायबैक के रिलेटेड टैक्स चेंजेस अनाउंस किए गए हैं उसके हिसाब से अभी क्या होगा, कंपनी ए को किसी भी तरीके का टैक्स बायबैक अमाउंट के ऊपर पे नहीं करना होगा। और जिस इन्वेस्टर ने अपने 100 शेयर्स बेचा है 150 रुपीज पे, जिसको उसके बदले 15,000 रुपए मिले हैं, उसको एज अ डिविडेंड इनकम कंसिडर किया जाएगा और डिविडेंड इनकम के ऊपर उसे टैक्स पे करना होगा, यानी 15,000 रुपए के ऊपर उसको टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहां पर उसका जो कॉस्ट ऑफ शेयर है, यानी जो भी 100 शेयर्स उन्होंने 100 रुपए पे खरीदा है, यानी जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, उसको एज अ कैपिटल लॉस कंसिडर किया जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने बाकी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके रखा है और वहां पर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, और वहां पर भी उन्हें अगर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी ये जो बायबैक में जो कॉस्ट ऑफ शेयर्स है 10,000 रुपए का, इसको वो वहां पर माइनस कर सकते हैं और इफेक्टिवली अपने कैपिटल गेन्स को जीरो दिखा सकते हैं। और अभी अगर मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उस एक स्टॉक में ही बायबैक आया है और बायबैक में उन्होंने शेयर्स बेचा है और स्टॉक मार्केट में उनका कोई भी बाकी कैपिटल गेन्स नहीं है, बाकी स्टॉक्स में उनको प्रॉफिट नहीं हुआ है, तब क्या होगा, ये जो 10,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ शेयर्स है वो वेस्ट चला जाएगा, उसको वो क्लेम नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। तो ये काइंड ऑफ बायबैक में बहुत ही अनफेयर रूल है, जहां पर फिर से थोड़ा और ज्यादा टैक्सेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर थोपा गया है। और ये जो
जो बायबैक में चेंजेस हुए हैं ये स्पेशली इंपैक्ट करेगा कैश रिच कंपनीज को जो रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर्स को बायबैक करेंगे, जैसे कि आईटी सेक्टर है। और आज अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर मोस्ट ऑफ देम ग्रीन में थे, क्योंकि अगर कंपनी बायबैक करेगा तो कंपनी के ऊपर तो खर्चा कम होगा ना, क्योंकि कंपनी को भी टैक्स पे नहीं करना है, बल्कि जिनको बायबैक की वजह से पैसे मिले हैं उनको टैक्स पे करना होगा। और कंपनी को तो यहाँ पर एडिशनल टैक्स बच रहा है जो उन्हें पहले बायबैक पे देना था। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कंपनीज जेन्युइनली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने के बारे में सोचते हैं, मे भी हो सकता है वो कंपनीज आने वाले टाइम में बायबैक ना करे और वो कोई और तरीका निकाले, जैसे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को राइट्स इशू ऑफर कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, या कुछ और भी तरीके होंगे इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करने का जो आने वाले टाइम में सामने आ सकता है। यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो भी कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देने के लिए या इंसेंटिवाइज करने के लिए बायबैक देते थे, जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स को फायदा होता था, उन सारे रूट्स को अभी सरकार बंद कर रहा है। यानी जो रिटेल इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है उन सारे रूट्स को सरकार बंद कर रहा है। पहले डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेशन लगा दिया और अभी बायबैक के ऊपर लगा दिया, और अभी एक ही तरीका बचा है जो कि है डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्वेस्टर्स को राइट्स इशू ऑफर करना। और आने वाले टाइम में क्या पता, अगर सरकार का नजर उसके ऊपर भी पड़ गया तो वहां पर भी टैक्सेशन लग सकता है। बट फॉर नाउ दिस इज द ग्राउंड रियलिटी विच इज वेरी वेरी सैड। और एक और टैक्सेशन के रिलेटेड अपडेट ये है कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर टैक्सेशन कम कर दिया गया है। जहां पर फॉरेन कंपनीज के ऊपर पहले 40% का टैक्स लगता था, उसको अभी रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो एंजल टैक्स था उसको हटा दिया गया है। यानी जो भी अनलिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स बेच के या कुछ और रूट से जो कैपिटल रेज करते हैं या जो फंड्स रेज करते हैं उसके ऊपर पहले टैक्स लगता था, जिसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी वजह से ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि अभी टैक्स के रूप में जो पैसे बच रहे हैं वो स्टार्टअप्स अपने ग्रोथ में और डेवलपमेंट में लगा सकता है। और उसके बाद एक और फाइनल टैक्स अपडेट है न्यू टैक्स रिजिम के ऊपर, जहां पर टैक्स रेट्स को रिवाइज करके स्ट्रक्चर कर दिया गया है। जहां पर अभी अप टू 3 लाख रुपीज जीरो इनकम टैक्स होगा, 3 लाख से 7 लाख रुपीज 5% का टैक्स, 7 to 10 लाख रुपीज 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, और जो भी 15 लाख से ऊपर कमाते हैं उन्हें 30% का टैक्स देना होगा। और उसके साथ साथ न्यू टैक्स रिजिम के अंडर जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस थे उसको 30,000 से अभी बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर लोगों को 17,500 रुपीज का टैक्स सेविंग्स हो सकता है। और उसके बाद फैमिली पेंशन के ऊपर जो डिडक्शन थे उसको 15,000 से इंक्रीज करके 25,000 कर दिया गया है। और उसके बाद इस बजट में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था गोल्ड और सिल्वर के ऊपर उसको 10% से रिड्यूस करके अभी 6% कर दिया गया है। तो इसलिए आपने देखा होगा आज जो गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि टाइटन हो गया, सेनको गोल्ड लिमिटेड हो गया, ये सारे ऑन द हायर लेवल ट्रेड कर रहे थे। और इनके अलावा कुछ और भी गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड कंपनीज है, अगर आप उन कंपनीज को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके बाद एक और बहुत ही सरप्राइजिंग अपडेट ये था कि जो भी टोबैको टैक्सेशन है यानी तंबाकू के ऊपर जो भी टैक्सेशन है उसको चेंज नहीं किया गया है, वो वैसे का वैसा ही है। और यूजुअली क्या होता है जब भी बजट आता है तो वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि टोबैको टैक्सेशन बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि आईटीसी का जो स्टॉक है उसमें आज अच्छा गेन हुआ है। रूरल के रिलेटेड भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से जो रूरल डिमांड है वो रिकवर हो सकता है और वो आईटीसी का जो नॉन टोबैको बिजनेस है उसको एड कर सकता है। क्योंकि इस बार बजट में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 2.66 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए असाइन किया गया है। और अगर रूरल इकोनॉमी में ज्यादा स्पेंडिंग होगा, वहां पर इनकम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वहां पर जो रूरल डिमांड है स्पेशली कंज्यूमर और एफएमसीजी में वो रिकवर हो सकता है। और इसके रिलेटेड तो हमने बहुत पहले टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी लिखा था जहां पर हमने एफएमसीजी, फुटवेयर, एंट्री लेवल टू व्हीलर्स, ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद अगर आप इस साल के बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो अराउंड 11.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो हमारे जीडीपी का अराउंड 3.4% है। और इस कैपेक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। और जो रोड्स और रेलवेज है उनमें कैपेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया जा रहा है। एंड नीडलेस टू से जो रेल्स और रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहा है उसका एक मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश में है। और ये बात सबको पता है कि अभी ये एक अलायंस का सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो डेफिनेटली अपने सपोर्ट के बदले बेनिफिट्स डिमांड करेंगे और मोदी गवर्नमेंट को भी वो देना होगा एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टेट्स। और इसी के रिलेटेड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। तो इस बजट में जो मरीन प्रोडक्ट्स है जैसे कि जो श्रिम्प और फिश फीड्स है उसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है या बीसीडी है उसको 5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। और इस डिसीजन की वजह से कुछ कंपनीज को फायदा हो सकता है, जैसे कि अवंती फीड्स है, एपेक्स फूड्स है, वाटर बेस है, कोस्टल कॉप, किंग्स इंफ्रा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफैक्टर हो सकता है अवंती फीड्स। और अवंती फीड्स के रिलेटेड मैंने इलेक्शन के टाइम पे एक पोस्ट लिखा था जिसको मैंने मेंबर कम्युनिटी पे शेयर किया था, जहां पर मैंने ये समझाया था कि कैसे इनडायरेक्टली अवंती फीड्स जो है वो जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू जी उनसे कैसे जुड़ा है उसके बारे में वहां पर मैंने पोस्ट लिखा था। और अभी जो स्पेसिफिकली श्रिम्प और फिश फीड के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस किया गया है, क्या इससे वो लिंक्ड है या उस पिक्चर में स्पेसिफिकली अवंती फीड्स आता है क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू जी से लिंक्ड है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। उसके ऊपर जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद बजट में एक और अनाउंसमेंट किया गया है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के रिलेटेड, यानी जो भी गुड्स
को रिपेयर्स के लिए इंपोर्ट किया जाता है, उन्हें फिर से एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो टाइम पीरियड है उसको अभी 6 मंथ से इंक्रीज करके 1 ईयर कर दिया गया है फॉर एविएशन एंड शिपिंग मेंटेनेंस। और इसका फायदा कुछ कंपनीज को मिल सकता है जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, तनेजा एरोस्पेस और जो बाकी के शिपिंग मेंटेनेंस रिलेटेड स्टॉक्स है या कंपनीज है उन्हें इसका फायदा मिल सकता है। और उसके बाद एक और मेजर अनाउंसमेंट किया गया है सोलार के रिलेटेड, जहां पर अभी ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम वाया सोलर पैनल्स, उसको अभी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए अनाउंस किया गया है, जिसकी वजह से कुछ कंपनीज को स्पेसिफिकली फायदा मिल सकता है जैसे कि वारी है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स है, विक्रम सोलर, जुपिटर इंटरनेशनल्स वगैरह वगैरह। और उसके बाद अभी हमने कुछ टाइम पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया था और वहां पर हमने देखा था कि कैसे गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करने वाला है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बिहार और आंध्र प्रदेश में है। और इन इनिशिएटिव्स की वजह से जो स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश में हो रहा है उसकी वजह से एनसीसी को फायदा हो सकता है, क्योंकि एनसीसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है आंध्र प्रदेश में और कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी वहां पर एनसीसी के हाथ लग सकते हैं। और उसके बाद बजट में एक और अनाउंसमेंट ये किया गया है कि अभी जो सारे अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटलाइज किया जा सकता है और इस डिजिटलाइजेशन की वजह से जेनेसिस को फायदा हो सकता है और एक गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑलरेडी कुछ ऐसे रिलेटेड प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है। और उसके बाद फाइनली बजट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि फार्मर्स ऑलरेडी इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं और कई सारे किसान तो आत्महत्या भी कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट करना अभी प्रायोरिटी होना चाहिए था। और उसके ऊपर पहला कदम ये जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर 5% का जीएसटी है उसको एग्जम्प्ट करते हुए पहला कदम लिया जा सकता था। और इस 5% जीएसटी एग्जम्पशन को ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल ने भी मिनिस्टर्स को रेफर किया था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये जो 5% का फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन है इसके ऊपर किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, कैपिटल मार्केट से टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, बाकी जगह टैक्स बढ़ा दिया, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट फार्मर्स के लिए तो कुछ करना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स अभी जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बजट अलोकेट किया गया है वहां पर तो एटलीस्ट फार्मर्स को कुछ फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देना चाहिए। बट लेट्स सी ये जो बजट अभी अनाउंस किया गया है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उसे किस तरीके से फार्मर्स को फायदा होता है। तो लास्ट ईयर बजट में डिफेंस का अलोकेशन अराउंड 4.55 लाख करोड़ रुपीस था और वही इस साल का जो बजट है वो थोड़ा सा माइनर सा बढ़ के 4.56 लाख करोड़ रुपीस हो गया है और ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और उसके साथ साथ रेलवेज के लिए भी कुछ स्पेसिफिकली कुछ किया नहीं गया है, क्योंकि रेलवेज में अभी हम देख रहे थे और लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन किया था फर्टिलाइजर, डिफेंस और रेलवेज के रिलेटेड, जहां पर रेलवेज के रिलेटेड हमने स्पेसिफिकली ये डिस्कस किया था कि अभी रेलवेज इतना ज्यादा ओवर क्राउड हो चुके हैं कि लोगों को वहां पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रेलवेज में इतने सारे फेटल एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली बजट में कुछ डेडिकेटेड बजट उसके लिए अलोकेट करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा इस बजट में कुछ भी नहीं किया है, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अगर ऐसा किया जाता तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का इमेज बहुत हद तक इंप्रूव कर सकता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है वो इमेज सुधारना नहीं है बल्कि गवर्नमेंट बचाना है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट भी चाहिए, नीतीश बाबू का सपोर्ट भी चाहिए। और अगर आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अलोकेशन अगर हम उन्हें नहीं देंगे तो मे भी हो सकता है वो सपोर्ट विड्रॉ कर दे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिर सकता है। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि एक काइंड ऑफ मजबूरी वाला बजट था। और अगर आप सोशल मीडिया में जाके लोगों का रिएक्शन भी देखेंगे तो ये जो मजबूरी वाला बजट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आया है। एंड ऑफ कोर्स आपको ये बजट पसंद आया या नहीं आया, जो भी आपको लगता है वो आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।